कुछ लोग जय भीम जय मीम का नारा देते हैं। हाँ। तो अगर मीम जय भीम का सपोर्टर होता तो पाकिस्तान में गए दलितों को मारकर हिंदुस्तान में नहीं भगाया गया होता। हाँ। बांग्लादेश से नमो शूद्र मथुरा समाज को मारकर नहीं भगाया गया होता। हाँ। आज भीम आर्मी है तो बाबा साहब को लेकर नाम लेकर वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन वो आग लगाने वालों के साथ, नक्सलवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जी। हजारों वर्षों हमने संघर्ष किया है। क्या हमने धर्मांतरण के लिए किया? क्या हमने विचारों को परिवर्तन करने के लिए दिया? क्या प्रलोभन के लिए किया? नहीं, ये भारत हमारा है और इसके लिए, इसके उत्थान के लिए, भाईचारे के लिए, देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए हम सब उसमें हिस्सेदार हैं। बाबा साहब का चित्र लगा के, बाबा साहब का फोटो लगा के, बाबा साहब का नाम लेकर लोग भड़काने का काम करते, आग लगाने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। ये बाबा साहब का मिशन नहीं था। इसलिए मोदी जी कहते हुए प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ इस देश का। इसलिए चुनौतियां आएंगी, चुनौतियों से संघर्ष करना जैसे बाबा साहब ने किया, चुनौतियों से संघर्ष करना जैसे रविदास जी ने किया, चुनौतियों को संघर्ष करना जैसा गंगादेव ने किया, चुनौतियों से संघर्ष करना जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने किया, जैसे महावीरा वाल्मीकि ने किया, उदयिया जाटव ने किया, जैसा बीरा पासी ने किया, बीना दास ने कलकत्ता में किया, जैसे अय्यंकाली ने केरल में किया। ये संघर्ष किया और संघर्ष वालों को इतिहास बनता है। वेलकम व्यूअर्स, वायस भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनोज कुमार सिंह और आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि हैं श्री लाल सिंह आर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जात मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपकी पहचान एक ऐसे जननेता के रूप में है जो दलित और वंचित समाज के कल्याण के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं अनेक स्तरों पर। संक्षेप में आपका परिचय यह है कि पहली बार आप 1998 में मध्य प्रदेश के गोहद विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक के रूप में। अगला चुनाव भी 2003 में आप जीते। उसके बाद 2013 में जब पुनः निर्वाचित हुए तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में नर्मदा घाटी विकास और अनुसूचित जात कल्याण, विमानन, इस तरह कई विभागों को आपने राज्य मंत्री के रूप में संभाला। बाद में आपके राजनीति का दायरा और विस्तारित हुआ और भाजपा नेतृत्व ने आपके कार्यों को देखते हुए, आपकी सांगठनिक क्षमता को देखते हुए 2020 में आपको अनुसूचित जात मोर्चा का अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे लाल सिंह जी आर्य आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं। स्वागत है लाल सिंह जी आपका इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें अपने बाल्यकाल की कुछ स्मृतियां, अपने विद्यार्थी जीवन के संघर्ष और खासकर यह जरूर बताएं कि राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कैसे हुई और किस तरह आप राजनीति में आपने कदम रखा था। मैं एक मजदूर परिवार में पैदा हुआ हूं। पिताजी मकान बनाने का काम करते थे, बाबाजी जूता बनाने का काम करते थे और अत्यंत गरीबी में मैं पला बड़ा हुआ हूं। लेकिन बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में शाखा के माध्यम से आ गया और लगातार मैं संघ का काम और पढ़ाई दोनों एक साथ करता रहा। खेल के क्षेत्र में भी मैं जीवाजी विश्वविद्यालय के कप्तान रहा। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के यहाँ हमने कंपाउंड्री की, डॉक्टर सुशील गुप्ता के यहाँ कंपाउंड्री भी की है और लगातार जन समस्याओं को लेकर मैं संघर्षशील भी रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र में। लेकिन 81-82 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए 1984 में भारतीय जनता पार्टी में
युवा मोर्चे का जिला मंत्री बनकर हमने राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है। इन 42 सालों में एससी मोर्चे का जिला महामंत्री, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, पार्टी का जिला अध्यक्ष, पार्टी का जिला महामंत्री, एससी मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष, एससी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री, फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री और 3 बार एमएलए और उस समय स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में भी काम किया। तो प्रशासनिक दृष्टि से भी, संगठनात्मक दृष्टि से बहुत लंबा काम करने का सौभाग्य पार्टी के नेतृत्व ने दिया है। और एक 42 साल की इस राजनीतिक यात्रा में स्वाभाविक है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता ही है। उन सारे संघर्षों में जो होते हैं उनको मैंने देखा भी है, भुगता भी है, लेकिन उद्देश्य सामने है, लक्ष्य सामने है राष्ट्र सेवा का, जन सेवा का। इसलिए धैर्य और संयम के साथ राजनीति में आगे बढ़ता रहा, काम करता रहा। लाल सिंह जी, ब्रिटिश भारत में जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी श्रम मंत्री हुआ करते थे तो उस समय अपने आंदोलनों से, लिख पढ़ करके, अपनी पत्रकारिता से उन्होंने दलित समाज को संगठित करने का बड़ा काम किया और जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाते रहे वो। लेकिन उनके जाने के बाद उस काम में कमजोरी नजर आने लगी और वो काफी दिनों तक लगातार गिरावट रहा उसमें। फिर हम देखते हैं कि 1980 के दशक में दलित चेतना का एक नया उभार आया था और जो बड़ा सशक्त था, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में कई बार बहन जी मायावती जी की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद फिर एक गिरावट दिखाई पड़ती है और उस तरह का, जैसे कि बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उस संगठन में वो मजबूती राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई नहीं पड़ती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है एक पार्ट नहीं है, कई पार्ट है। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने सकारात्मक दृष्टि से दलित, शोषित, वंचित महिलाओं, श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से उनको न्याय मिले, उनको अधिकार मिले, उनको अवसर की समानता मिले, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। लेकिन यहाँ मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नेगेटिव राजनीति नहीं की जिससे भारत कमजोर हो, भारत की एकता और भाईचारा कमजोर हो। ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर ने व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो और जैसे एक शरीर स्वस्थ होता है उसी प्रकार से सभी समाज के लोग जो वंचित, शोषित, गरीब है, जिनको अभी तक बराबरी का न्याय नहीं मिला है, उनको भी मिले, उसके लिए सकारात्मक संघर्ष किया जी। कभी आग लगाने की कोशिश नहीं की, कभी गाली देने की कोशिश नहीं की, कभी भड़काने की कोशिश। ये नकारात्मकता नहीं थी, ये नकारात्मकता नहीं थी। वर्तमान समय में बाबा साहब का चित्र लगा के, बाबा साहब का फोटो लगा के, बाबा साहब का नाम लेकर लोग भड़काने का काम करते, आग लगाने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। ये बाबा साहब का मिशन नहीं था। तो दूसरा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट, आपने कहा कि बीच के कालखंड में बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को लेकर एक संघर्ष हुआ। तो मुझे लगता है वो राजनीतिक दल जो बसपा के रूप में पैदा हुआ वो एक आंदोलन था जी। और आंदोलन की एक दिशा होनी चाहिए, वो दिशा उसमें नहीं थी। आंदोलन की दिशा ये होना चाहिए थी कि हमने कोई राजनीतिक दल खड़ा किया है तो फिर उसको हमारा मिशन क्या है, उस मिशन पे क्या काम करना है हमको। तो मिशन का मोड़ ये होना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा शैक्षणिक सक्षमता हो, राजनीतिक सक्षमता हो, आर्थिक सक्षमता हो, अवसर की समानता हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन था जिसके कारण सत्ता मिली, वो कहीं ना कहीं भटकाव के दौर में चली गई। आज भीम आर्मी है तो बाबा साहब को लेकर नाम लेकर वो राजनीति तो करते हैं, लेकिन वो आग लगाने वालों के साथ, नक्सलवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जी जी। विषय ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा है, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा है वो संविधान में लिखा है, उस संविधान की और बाबा साहब की मानने वाले लोग कौन है? तो मुझे लगता है
1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 3 राज्यों में बनी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर एक बैठक हुई। उसके अध्यक्ष बने भैरव सिंह शेखावत जी। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार, कांग्रेस की सरकारों में दलित शोषित बच्चों को मुर्गी पालन, सुअर पालन, भैंस पालन के लिए पैसा मिलता है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती, नहीं। उनको सामाजिक एक सम्मान भी उसमें नहीं मिल सकता। तो उसमें तय किया कि नहीं, इनको ये तो देना ही है, इसके साथ हमको ट्रक भी देना है, बस भी देना है, 2 सीटर भी देना है, STD PCO फैक्स भी देना है, उद्योगों में भी देना है, सप्लाई में भी उनको कुछ जो हमारी शासकीय सप्लाई होता है उसमें भी कुछ हिस्सेदार बनाना है, ठेकेदारी होती है उसमें भी कुछ हिस्सेदार बनाना है, उनको कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से सख्त करना है। ये अंत्योदय का लक्ष्य तय हुआ और उसमें तीनों बीजेपी की सरकारों में बस, मिनी बस, 2 सीटर, टेम्पो ये देने का काम हुआ, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। फिर 10 साल का एक कालखंड मनमोहन सिंह जी का आया। हाँ। उस पीरियड में नारे बहुत लगे, गरीबी हटाओ, अनुसूचित जाति को सख्त करना है। जैसे अभी कभी कभी राहुल गांधी संविधान हिलाते हैं कि ये संविधान खत्म हो जाएगा, इसको बचाना है, इस प्रकार का एक षड्यंत्र भी होता है। लेकिन वहीं 1914 में जब नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो मुझे लगता है ये भारतीय राजनीति का, यानी कि अंबेडकर जी के बाद का स्वर्णिम काल है दलित वंचित शोषितों के उत्थान के लिए। अच्छा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान चालू किया, तो बाबा साहब का सपना था सबको शिक्षित बनाओ। हाँ, ठीक है। तो आपने देखा होगा लोगों अवेयरनेस आ गई, शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इनकी गरीबी दूर कैसे की जा सकती है, तो उन्होंने एक नहीं कई आयाम खड़े किए। स्वच्छता अभियान, यानी कि इनको सम्मान भी मिले, जंगलों में, खेतों में शौचालय के लिए जाती, कभी उनके साथ अपमानजनक घटनाएं होती, इससे बचाना है तो 13 करोड़ शौचालय दे दिए गरीबों को। आर्थिक दृष्टि से और मजबूत करना है तो इलाज में पैसा बहुत लगता है, क्योंकि छोटे घरों में जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है या जहाँ ज़्यादा स्वच्छता नहीं होती वहाँ रहते तो लोग बीमार होते हैं, तो 5 लाख का इलाज फ्री कर दिया, यानी कि ये पैसा बचाने का काम कर दिया। गरीब अपने मकान को कई पार्ट में बनाता है, दीवारें बनाता है, तब छत डालता है, तब प्लास्टर करता है, तब कहीं किवाड़ और खिड़कियां लगाता है, ये कई पार्टों में करता है, कर्ज लेकर करता है, कर्ज पटाता रहता है, मर जाता है लेकिन कर्ज नहीं पड़ता है। मोदी जी ने 4.5 करोड़ गरीबों को मकान देकर इस कर्ज से, इस मानसिक गुलामी से बचाने का काम कर लिया। इसी प्रकार से उनको छोटी योजनाएं, उनका बीमा कवर देना है तो अटल पेंशन योजना में 12 रुपए का बीमा, 340 रुपये, 4 लाख रुपए का बीमा बहुत कम किस्तों में हो गया। यहाँ उनको बचाने का काम किया। किसान सम्मान निधि, यानी कि 86% किसान हिंदुस्तान का अत्यंत गरीब है, छोटी काश्तकार है। हाँ, उनको 10,000 रुपये, 6,000 रुपये उनके खाते में डालकर एक बचाओ, वहाँ कहीं ना कहीं काम कर दिया। जनधन योजना के कांग्रेस की गवर्नमेंट में 60 साल में केवल 12.73 करोड़ बैंक खाते थे, यानी कि पैसे वालों के खाते थे। लेकिन मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करते हुए आज 53 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोल दिए, यानी कि उनका जो शोषण होता था, जो नगद राशि मिलती थी जिसको लोग बीच में खा जाते थे, उससे बचाने का काम कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ हिंदुस्तान में 11 सालों में, 12 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए, यानी कि सक्षम बने हैं। उनका अपना घर है, सम्मान है, उनका अपना इलाज की गारंटी है, उनको सारी व्यवस्थाएं शासन कर रहा है। और अंत में नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का काम किया। अब कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि जब देश में इतने गरीब लोग नहीं हैं तो 81 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दे रहे हैं? तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की है कि अभी हमने अनाज देकर उनका पैसा बचाने का काम किया है, लेकिन अभी उनको पैरों पे खड़ा करना और सक्षम करना ये अभी शेष है। तो हम ये तब तक योजना लागू करेंगे जब तक कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सक्षम नहीं हो जाए। चलिए, ये तो अब बहुत अच्छा कहा आपने और विस्तारित ढंग से बताया।
एक प्रश्न ये जुड़ा हुआ है इसी से ही कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो धर्मांतरणकारी शक्तियां जो हैं, जैसे जो जिहादी एलिमेंट हैं या जो चर्च है, ये धर्मांतरण के लिए प्रायः दलित वंचित समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाते हैं। वैसे तो इनके अनेक तरीके हैं, जैसे उसी में लव जिहाद भी गिना जाता है जो केरल हाईकोर्ट से निकला शब्द है। लेकिन सामुदायिक वर्ग को अगर किसी निशाना बनाते हैं तो ये दलित समुदाय, वंचित समुदाय को ऐसा देखने में आता है। आप क्या समझते हैं, इनको कैसे जवाब दिया जा सकता है और इसका कैसे इस पर रोकथाम इसकी की जा सकती है? मुझे लगता है कि ये धर्मांतरण कहीं ना कहीं राष्ट्रांतरण होता है और ये सी गतिविधियां लगातार देश में पहले भी चलती रही, अभी भी चल रही है। मोदी जी ने यही चीज पकड़ी है कि आखिर गरीबों को गरीबी का लाभ उठाकर उनको वर्गलाकर किस प्रकार से लोग धर्मांतरण करते हैं उसको कैसे बचाना है। और इसलिए परिभाषा तय की है कि प्रलोभन से प्रताड़ित करके दबाव बनाकर कोई धर्मांतरण करता है तो उसको कानूनी दायरे में लाए। लेकिन इसके बावजूद भी धर्मांतरण करने वाले कहीं ना कहीं अलग अलग रास्ते खोजते हैं, उसके माध्यम से करते हैं और सॉफ्ट टारगेट उनका गरीब आदमी होता है। हाँ, उसकी गरीबी का लाभ उठाना, अपने भगवान को कभी कभी लकड़ी के जीसस दिखा के और हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति पानी में नीचे चली गई, देखो हमारे भगवान तैर रहे हैं। हाँ, ठीक है। कभी उन्होंने कहा देखो ये गोली खाइए, इससे आप ठीक हो जाओगे, इससे आप ठीक नहीं होगे। इस प्रकार की बहुत सारी भ्रांतियां पैदा करके धर्मांतरण करते हैं, जो मुझे लग रहा है बहुत आपत्तिजनक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एकल विद्यालय खड़े करके वनवासी कल्याण के माध्यम से सेवा करके वनवासी बच्चों को, गरीब बच्चों को और छात्रावासों में निःशुल्क पढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क करके, और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने भी निःशुल्क शिक्षा करके और गरीबियों से संबंधित योजनाएं डाल के कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर रोक लगाने का प्रयास किया। और मुझे लगता है ये जन जागरण का विषय है। अवेयरनेस सभी लोगों में आएगी कि हमें अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है। इसके लिए एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने हैं। संत रविदास जी जूता बनाते थे, झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन सिकंदर ने उनके आभा मंडल का जो प्रसिद्धि फैल रही थी उससे घबरा कर ये कौन है, उन्होंने सदना पीर को भेजा कि जाओ और रविदास को गिरफ्तार करके लाओ। रविदास जी ने सदना पीर से कहा कि शास्त्रार्थ कर दिए, शास्त्रार्थ में जीत जाओगे तो हम आपके साथ चलते हैं। लेकिन सदना पीर को शास्त्रार्थ में रविदास जी ने हराया और सदना पीर जो मुस्लिम था वो कहीं ना कहीं रविदास जी का शिष्य बन गया। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से फौज भेजकर और गिरफ्तार कराया रविदास जी को। तो रविदास जी का एक उस समय जब बहुत अनटचेबिलिटी थी और जूता बनाते थे, तब उन्होंने कहा, सिकंदर ने कहा कि आप या तो इस्लाम धर्म ग्रहण करिए या फिर जेल की कोठरी में जाने के लिए तैयार रहिए। तब रविदास जी ने कहा, जान देऊं पर धर्म न देऊं, तो से सहा सत्य कह देऊं। मतलब ऐसा, यानी कि एक आक्रांता के सामने इस ताकत के साथ अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हुए जो बात कही है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा है। हमको अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए बचना चाहिए। हमारे तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों ने बलिदान दे दिया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसी एक नहीं अनेक बलिदानी परंपराएं हमारे सामने हैं। और इसलिए मैं दलित शोषित वंचित भाई बहनों से कहना चाहता हूं, धर्मांतरण हमारा हल नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, शिक्षा एक ऐसा ताला है जिसको खोलिए और फिर विकास के सारे रास्ते खोलिए। संघर्ष ही जीवन है, ये बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। जब हम उनको मानते हैं तो हम शिक्षा के माध्यम से अपने विकास के रास्ते खोल सकते हैं। धर्मांतरण हमारी समस्या का हल नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारी समस्या का हल है। आपके हिसाब से आज जो दलित समाज है, इसकी वास्तविक चुनौतियां क्या हैं और उनके लिए आप
क्या कर रहे हैं एक संगठन के रूप में? स्वाभाविक है, अभी देश भर में जो हमारी अनुसूचित जातियां हैं विभिन्न प्रांतों में कई नामों से उपजातियों से है, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग समस्या है। कुल मिला के कुछ समस्या ऐसी हैं जो एक जैसी है। मुझे लगता है कि अनटचेबिलिटी लगभग खत्म हो गई है। हाँ, ठीक है। लेकिन अभी भी शैक्षणिक दृष्टि से अभी उत्थान बहुत जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से विभिन्न योजनाओं में जोड़कर उनको पैरों पे खड़ा करना अभी कहीं ना कहीं जरूरत है। एक देश भर में सामाजिक समरसता का एक माहौल खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि चुनौतियां कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि संविधान और आरक्षण खतरे में, तो हमारे अनुसूचित जाति के लोग कहीं ना कहीं इस बात को मान लेते हैं, तो हमको सजग रहना पड़ेगा। कुछ लोग जय भीम जय मीम का नारा देते हैं, तो अगर मीम जय भीम का सपोर्टर होता तो पाकिस्तान में गए दलितों को मारकर हिंदुस्तान में नहीं भगाया गया होता। बांग्लादेश से नमो शूद्र मथुआ समाज को मारकर नहीं भगाया गया होता। इसका मतलब है कि उनके प्रति जय भीम के लिए कोई सम्मान नहीं है, या उनके फॉलोअर्स के लिए कोई सम्मान नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान बांग्लादेश से दलित करोड़ों लोगों को मारकर भगाया नहीं जाता, उनके घर जलाए नहीं जाते, बहन बेटियों के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण करके निकाह नहीं किए जाते। इसका मतलब है उनका मन भाईचारे में नहीं है, बल्कि वो काफिर समझते हैं। और उसका परिणाम है कि दोनों देशों से हमारे करोड़ों लोगों को भगाकर और यहाँ जबरदस्ती भेजा गया, या डरकर वो बेचारे वापस आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अफवाह पैदा करने वाले लोग हैं, इनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर का मैं एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे मैंने रविदास जी का उदाहरण दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर को जब देश विभाजन चल रहा था, राज्य स्वतंत्र होकर देश बन सकते हैं, ये जो फूट डालो और राजनीति करो, ये कांग्रेस जो अंग्रेज़ों का नारा था, इसके कारण हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कहा कि आप मेरे साथ मिल जाइए, हम अलग से देश बना रहे हैं, हम आपको बड़ा पद देंगे। तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं देश विभाजन का कलंक लेकर नहीं मरना चाहता। तो ये दो बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं। यानी कि बाबा साहब को भी प्रलोभन देने वाले लोग थे। बाबा साहब प्रलोभन में नहीं आए, और डर दिखाने का काम रविदास जी को किया, लेकिन वो डरे नहीं। बाबा साहब ने धारा 370 की खिलाफत करके नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के सामने डटकर खड़े रहे। तो मुझे लगता है ये भारत मेरा है, ये भारत अपना, हम सबका भारत है। इसके लिए दलित, आदिवासी, पिछड़े, महिला, सामान्य वर्ग, सभी प्रकार के लोगों ने बलिदान दिया है, संघर्ष किया है। तो हजारों वर्षों हमने संघर्ष किया है। क्या हमने धर्मांतरण के लिए किया? क्या हमने विचारों को परिवर्तन करने के लिए दिया? क्या प्रलोभन के लिए किया? नहीं, ये भारत हमारा है, और इसके लिए, इसके उत्थान के लिए, भाईचारे के लिए, देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए हम सब उसमें हिस्सेदार है। हो सकता है कुछ घटनाएं होती हों, वो घटनाओं में कहीं ना कहीं राजनीतिक हो सकता है दबाव भी होता हो, लेकिन कानून भी अपना कहीं ना कहीं काम करता है। इसलिए मैं सामाजिक दलित वंचित लोगों से एक ही आग्रह करना चाहता हूं, जो देश को कमज़ोर करने वाली शक्तियां हैं, जो हमको भड़काने वाली शक्तियां हैं, भड़काकर हमारा वोट कबाल कर सत्ता पर काबिज होने वाली जो शक्तियां हैं, जो लगातार 60 साल सत्ता में रही, हमको नारे तो दिखाते रहे, सपने दिखाते रहे, लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं की। और मुझे कहते हुए गौरव है कि इन मोदी जी के 12 सालों में आज दलित, शोषित, वंचित, कहीं ना कहीं उसका उत्थान ये मोदी जी का टारगेट है। और इसलिए देश का बहुत बड़ा गरीब तबका ये श्रद्धा और विश्वास मोदी जी में करता है। और इसलिए मोदी जी कहते मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ इस देश का। इसलिए चुनौतियाँ आएंगी, चुनौतियों से संघर्ष करना जैसे बाबा साहब ने किया, चुनौतियों से संघर्ष करना जैसे रविदास जी ने किया, चुनौतियों को संघर्ष करना जैसा गंगादेव ने किया, चुनौतियों से संघर्ष करना जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने किया।
जैसे महावीरा वाल्मीकि ने किया, उदयनिया जाटव ने किया, जैसा बीरा पासी ने किया, बीना दास ने कलकत्ता में किया, जैसे अय्यंकाली ने केरल में किया। ये संघर्ष किया और संघर्ष वालों को इतिहास बनता है। प्रलोभन में किधर भी चले जाना, ये संघर्ष कभी इतिहास नहीं लिखा करता। इसलिए चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को सरकार के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, भाईचारे के माध्यम से हम सबको मिलकर समाप्त करने की जरूरत है और सभी को अवसर मिले, सभी को सम्मान मिले, ये हम सबको कहीं ना कहीं जागरण देने की जरूरत है। लाल सिंह जी, आपके इस सकारात्मक कथन के इसी नोट पर ही आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द हम किसी अन्य विषय पर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी धन्यवाद।